हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे वेव नेचर ऑफ लाइट्स, यानी लाइट का नेचर क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन वेव्स के रूप में नहीं बल्कि एक पार्टिकल्स के रूप में चलती है। फिर बाद में उसका जो हाइपोथेसिस था, जो उसका थियरी था, वो फेल हो गया, जो प्रिंसिपल था उसका फेल हो गया। और बाद में हाइजेंस ने एक थियरी दिया, एक प्रिंसिपल दिया, जिसमें ये पता चला कि लाइट पार्टिकल्स नहीं है बल्कि क्या है, वेव्स है। क्योंकि जो हाइजेंस की जो वेव थियरी है वो कुछ चीजों को प्रूव करने में सफल हुआ, जिससे ये प्रूव हुआ कि लाइट क्या है, वेव्स है। जबकि वहीं न्यूटन का जो थियरी था वह कुछ चीजों को, केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को छोड़कर, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ऑल जो चीजें हैं उसको प्रूव करने में, डिस्क्राइब करने में फेल्योर रहा, जिससे उसका जो थियरी था वो फेल हो गया। तो हम इसके पहले न्यूटन क्रॉस थ्योरम पे डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हाइजेंस की प्रिंसिपल है क्या, कैसे वेव्स माना गया। क्योंकि लाइट रियल में ड्यूअल नेचर भी लास्ट में माना गया, आगे भी देखेंगे कि पार्टिकल्स भी है, वेव्स भी है, तो उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाइजेंस की जो प्रिंसिपल है वो कैसे चीजों को प्रूव किया कि लाइट एक वेव्स थियरी है। तो उसके पहले कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, छोटे छोटे डिफिनेशन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में उसके डिफिनेशन आते हैं, तो उसको सबसे पहले देखते हैं। पहला हेडिंग आपका है वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं तरंगाग्र। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं तरंगाग्र, वेव फ्रंट्स। जनरली होता क्या है कि जैसे आप अगर किसी तालाब के पास खड़े हो जाए, पॉन्ड के पास खड़े हो जाएं और एक छोटे पत्थर का टुकड़ा लेकर उसमें अगर आप थ्रो कर दें, तो उसमें देखेंगे कि जो पानी यानी जो वाटर है वो ऐसे मूव करते हुए ऐसे लगता है कि उसमें कुछ वेव चलना शुरू होता है, कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है और वो ऐसे आगे की तरफ बढ़ता है। ऐसे आपकी तरफ, ऐसे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ऐसे आपकी एक सर्कुलर लूप बनानी, सर्किल बनता हुआ आपको दिखाई देगी। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, अब उसमें वाटर क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो वाटर के मीडियम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं वेव्स के रूप में। यानी अगर यहाँ आपने उसको थ्रो किया तो ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, चारों तरफ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि उस मीडियम यानी वाटर का कोई ऐसा मीडियम है, जैसे हमको सर्किल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये किसी विशेष टाइम पर, ये किसी विशेष टाइम पर क्या है, वो सेम फेज में है। किसमें है? सेम फेज, यानी उनकी पोजीशन सेम है, तभी वो हमको सर्किल दिखाई देता। अगर न सेम फेज में नहीं होते, एक पोजीशन में नहीं होते, उनका कलर समान नहीं होता, तो इस रूप में, यानी ये जो रूप बन रहा है, यानी जो आपके फिगर बन रहा है, इस रूप में दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि उसके मीडियम मतलब वाटर, वहां मीडियम क्या है, वाटर। वाटर के सभी पार्टिकल्स किसमें? सेम फेज में है। तो ये सेम फेज में जब सभी पार्टिकल्स होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं कि एक वेव फ्रंट हो गया। क्या हो गया? ये वेव फ्रंट्स हो गया। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे आप सिंपल सा ऐसे ले जा रहे हैं, मान लीजिए एक रूम में जा रहे हैं, एक स्टेट रूम में, ये वेव्स आपका आगे की तरफ ऐसे बढ़ रही है। तो हम एक ऐसा सरफेस लेना है, एक ऐसा सरफेस लेना है, एक सरफेस ऐसा लेना है। अब देखिए इस सरफेस में क्या है, ये सरफेस का मतलब ये हो गया कि ये इस सरफेस में, यानी ये जो एरिया है, इस एरिया में जो मीडियम के पार्टिकल्स है, यानी जो मीडियम के पार्टिकल्स है, उस किसमें? वो सेम फेज में है। ठीक है, तो एक ऐसा सरफेस होता है, किसी वेव से जब आगे बढ़ता है तो ऐसा मीडियम में ऐसा हम सरफेस ड्रा करते हैं जो उस सरफेस में मीडियम के सभी पार्टिकल किसमें हो? सेम फेज में हो, तो उसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। यहां डिफिनेशन लिखा गया, वेव फ्रंट ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज द सरफेस ड्रा इन ए मीडियम। इन ए मीडियम हम एक ऐसा सरफेस ड्रा करते हैं, कैसा होता है? सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल्स सिचुएटेड एट दैट सरफेस ऑसिलेशन इन सेम फेज, यानी सभी उसके पार्टिकल, दोलन करने वाले जो पार्टिकल्स हैं, ऑसिलेशन करने वाले जो पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस क्या हो, टोटल सरफेस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो सेम फेज में हो। तो इस तरह से वेव फ्रंट हो गया। ये डिफिनेशन आपके आते हैं। वेव फ्रंट कई प्रकार के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है। अगर पॉइंट सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट अलग प्रकार के बनेंगे। अगर आपका लीनियर सोर्स है तो उसका आपके वेव फ्रंट अलग प्रकार के बनेंगे। अगर मान लीजिए कि पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स बहुत दूर से आ रहा है, ऑब्जर्वर से बहुत दूर से आ रहा है, तो उसका वेव फ्रंट अलग प्रकार के बनता है। तो वेव फ्रंट के टाइप्स के होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखिए दिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, जिसमें पहला आपका क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है कि जब सोर्स क्या हो? पॉइंट सोर्स हो। क्या हो? पॉइंट सोर्स हो। ये पॉइंट सोर्स हो तो लाइट रे जैसे चारों तरफ मूव होती है, बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे चारों तरफ आप जानते हैं किसी पॉइंट सोर्स से क्या होती है?
चारों तरफ मूव होती है, और इसमें हम एक ऐसा सरफेस लाइन इसको ड्रा करते हैं, तो ये सोर्स हो गया, और ये जो फ्रंट बनेगा वो क्या बन गया आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए कंडीशन है क्या कि सोर्स क्या होना चाहिए, पॉइंट सोर्स। जब पॉइंट सोर्स है तो वहां पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। और उस कंडीशन में जो इसके एम्पलीट्यूड होंगे, क्या होंगे, एम्पलीट्यूड होंगे, या लाइट के ट्रांसमिशन की जो इंटेंसिटी होगी वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, कब, जब स्फेरिकल आपके वेव फ्रंट होगा। और इंटेंसिटी मतलब होगी जो ट्रांसमिशन डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही एनर्जी तो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, जो एनर्जी वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, यानी आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r²। तो ये हो गया आपका पहला क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यानी स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगा कि जब लाइट सोर्स क्या हो, पॉइंट के रूप में हो, बिंदु सोर्स के रूप में हो, तो उस समय आपकी स्फेरिकल यानी गोली तरंगाग्र बनता है। नेक्स्ट सेकेंड कब बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए कंडीशन है कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तब बनेगा जब लाइन सोर्स यानी जो लाइट का सोर्स हो कैसा हो, लीनियर हो। देखिए कैसा हो, लीनियर सोर्स है, और उससे लाइट की रेज अगर ये निकल रही है, ये एनर्जी ट्रांसमिशन हो रहा है, एनर्जी का ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इस प्रकार का नहीं, जब लाइट का सोर्स क्या होगा, लीनियर सोर्स के रूप में होगा, तब जाके आपके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। और उस कंडीशन में आप इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें जो एम्पलीट्यूड होती है क्या होता है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r होती है। जो स्पीड होती है, जो लाइट की एनर्जी की जो स्पीड होती है, यानी ट्रांसमिशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। जबकि स्फेरिकल में आप देखें क्या होता है, r² होता है, और ये क्या होता है, r होता है। अब जनरली अभी आप इसके पहले देखे हैं, देखिए यहाँ पे आप देखिए, ठीक, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r² और ए प्रोपोर्शनल टू 1/r। ऐसे ही आपका एक थर्ड है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट तब बनेगा कि जब पॉइंट सोर्स ऑब्जर्वर से बहुत दूर हो, यानी प्लेन वेव फ्रंट तब आपका फॉर्मेट होगी कब, जब लाइन सोर्स या पॉइंट सोर्स बहुत ही ऑब्जर्वर से दूर हो। यहाँ लिखा गया देखिए, पॉइंट सोर्स क्या है, पॉइंट सोर्स आर लीनियर सोर्स इज एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर। तब उस कंडीशन में जो बनेगा ये वेव फ्रंट, देखिए यानी कैसा बनेगा, प्लेन बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए ये सब क्या बन रहा है, प्लेन बन रहा है। यानी इस वेव्स का एक ऐसा सरफेस है जिसके मीडियम के सभी पार्टिकल किसमें है, सेम फेज में है, और उस कंडीशन में जो आई होगा, आई प्रोपोर्शनल टू r² होगा, और ए प्रोपोर्शनल टू r0, यानी ए डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, वेव फ्रंट के टाइप्स होते हैं। स्पेशली 3 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा हो गया आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब होगा, जब लाइट सोर्स पॉइंट में होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होगा कि जब लाइन सोर्स लीनियर होगा। और आपका प्लेन वेव फ्रंट कब होगा कि जब लीनियर सोर्स और लाइट यानी पॉइंट सोर्स दोनों क्या हो, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को, किससे, ऑब्जर्वर से। तो उस कंडीशन में आपके क्या हो गए, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। अब इसी वेव फ्रंट के बेस के आधार पर हम लोग डिफाइन करेंगे हाइजेंस की थियरी, और उसके बाद हाइजेंस की थियरी को हाइजेंस प्रिंसिपल में कैसे कन्वर्ट हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। इसके पहले रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, जनरली देखिए क्या है कि एन एरो ड्रा, जैसे मान लीजिए कि जो वेव फ्रंट बन रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज ए वेव फ्रंट बन गया, ए प्लेन वेव फ्रंट मान लीजिए बन गया, तो प्लेन वेव फ्रंट में जो लाइट की रे होगी वो हमेशा वेव फ्रंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो रे ऑफ लाइट होती है, रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट की क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो दिया है कि along the perpendicular, यानी perpendicular to the wave front along the direction of propagation of waves is known as ray। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या हो रहा है, ये लाइट की रेज ऐसे चल रही है, ये लाइट की रेज चल रही है, और इस पे हमने ऐसे लाइन ड्रा कर दिया। देखिए तो ये जो एरिया बन गया क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट हो गया, और प्लेन वेव फ्रंट के ये जो रेज है कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स, किसी पॉइंट सोर्स से लाइट की रेज ऐसे निकल रही है, पॉइंट सोर्स से ऐसे आपकी लाइट की रेज क्या हो रही है, इमिट हो रही है, बाहर निकल रही है। तो ये इमिट हो रहा है, जबकि ये रेज क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ये इमिट हो रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसको हम कहेंगे क्या, ये आपका डाइवर्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जिंग हो रहा है। जबकि अगर कहीं से लाइट की रेज आके मिल रही है, ऐसे आके मिल रही है, कहीं से आके मिल रही है किसी पॉइंट सोर्स पे, देखिए ये आके कहीं से ऐसे मिल रही है, तो ये होता है कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट और डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यानी वेव फ्रंट में जब लाइट की वेव्स आगे की तरफ बढ़ती है, वेव्स जब आगे बढ़ती है, तो उसका जब हम वेव फ्रंट बनाते हैं, तो वेव फ्रंट में जो वेव्स प्रोपागेट करती है, प्रोपागेशन जो होती है हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही आपका क्या हो गया, रे हो गया। हमें लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और जनरली आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चीजों को नोट्स बनाते भी
चलें तो ऐसे बोर्ड का खासतौर से बोर्ड का तो 110% तैयार हो जाएगा। बाकी इससे संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे आया, ATG और नीट में कैसे आया है, तो उससे रिलेटेड हम लोग चैप्टर जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो उस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हाइजेंस थियरी। हाइजेंस थियरी, जब न्यूटन्स का थियरी फेल हो गया तब काफी लंबे समय बाद 1678 में डच के साइंटिस्ट थे, कहां थे, डच के साइंटिस्ट थे हाइजेंस। डच के साइंटिस्ट हाइजेंस ने प्रपोज किया वेव थियरी, यानी वेव थियरी रिलेटेड टू दैट नेचर ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी। मतलब यह है कि 1678 में जब न्यूटन्स का क्रस्पुलर थियरी फेल हो गया तब हाइजेंस ने एक वेव थियरी बताया, ये बताया कि लाइट एक वेव है। तो कैसे है इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने अपना एक कुछ स्टेटमेंट दिया, उसको हम कहते हैं वेव थियरी ऑफ हाइजेंस। ठीक है, तो इसमें पहला दिया कि देखिए लाइट इमर्ज आउट ऑफ लाइट सोर्स इन फ्रॉम ए वेव्स। मतलब ये है, उन्होंने पहली बार बताया कि जो लाइट से एनर्जी निकलती है, जो लाइट से एनर्जी निकलती है, यानी लाइट से जो लाइट जो होती है वो बाहर जब निकलती है, लाइट जो बाहर निकलती है वो किस रूप में निकलती है, वेव्स के रूप में निकलती है। यानी सबसे पहले हाइजेंस ने बताया कि लाइट एक वेव्स है, यानी लाइट जब मूव करती है, आगे की तरफ बढ़ती है, इमिट होती है, तो किस रूप में होती है, वेव्स के रूप में। और ये सबसे पहले किसने बताया, हाइजेंस ने बताया। और उन्होंने जो बताया कौन सा वेव्स, अब इसके पहले आप पढ़े होंगे मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, तो कौन सा वेव्स बताया अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। देखिए उन्होंने बताया कि जो लाइट है, जो वेव्स है, वो साउंड वेव्स की तरह है। साउंड वेव्स क्या होता है, साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और मीडियम की आवश्यकता किस वेव्स को चलने के लिए होती है, आपको पता है, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है। तो हाइजेंस ने बताया कि जो लाइट्स है वह एक तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है भाई, तो उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट वैक्यूम में भी चलती है। तो उसने एक ऐसा यूनिवर्सल एक मीडियम का हाइपोथेसिस की जिसकी डेंसिटी और जो चीज है वो उसके अकॉर्डिंग है, लाइट के वेव्स के मुंह पे चलने के अकॉर्डिंग है। और उस समय उन्होंने एक ईथर माना, क्या माना, ईथर को इन्होंने एक यूनिवर्सल मीडियम माना, और ये माना कि इसी मीडियम के थ्रू लाइट की वेव्स मूव करती है। और उसके लिए स्पीड की फार्मूला बताया, v = √e अपॉन d। e को कहते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और d जो है मीडियम का डेंसिटी है, यानी d क्या है, मीडियम की डेंसिटी, और e क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है। मीडियम का क्या है, इलास्टिसिटी है, और d क्या है, मीडियम ऑफ डेंसिटी है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस लाइट वेव्स लाइक साउंड आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स तो मान लिया, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए एक मीडियम होती है, और उस मीडियम को कौन सी हाइपोथेसिस किया, किस मीडियम का, ईथर का। और उसमें बताया कि जो स्पीड होगी v = क्या होती है, √e अपॉन d। आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, साउंड ऑफ स्पीड की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी मीडियम में e आपका इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम है, और d क्या है, d डेंसिटी ऑफ मीडियम होता है। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड बताया कि लाइट वेव ट्रेवल्स थ्रू सच ए मीडियम एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। कह रहा है कि लाइट की रेज जब किसी मीडियम में चलती है, तो मीडियम में चलने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद जब हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमको क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वही लिखा है कि लाइट वेव्स ट्रेवल्स थ्रू सच ए मीडियम एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन द फॉल ऑन द रेटिना फॉर आई ओनली देन वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। फिर हम ऑब्जेक्ट को देखने के लिए योग्य होते हैं। फिर दिया कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वेयर एट्रीब्यूट टू बी बिकॉज, यानी कह रहा है कि डिफरेंट कलर, लाइट में डिफरेंट कलर होने का कारण है कि उसकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट कलर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, यानी डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से लाइट में अलग अलग कलर होते हैं। तो ये आपका क्या था, इसका एक तरीके से न्यूटन जो हाइजेंस की थियरी है, क्या हाइजेंस की थियरी था। अब क्वेश्चन में आता है हाइजेंस का प्रिंसिपल। हम लोग क्या समझते हैं, हाइजेंस का प्रिंसिपल और थियरी। प्रिंसिपल मतलब, थियरी मतलब होता है कि बार बार किसी चीज को हाइपोथेटिक करना, और प्रिंसिपल क्या होता है कि बार बार जब एक ही चीज आए, रिजल्ट बार बार प्रैक्टिकल किया जाए और एक ही रिजल्ट आए तो वही प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक प्रिंसिपल बन जाता है। तो हाइजेंस की प्रिंसिपल क्या, देखिए दिया कि हाइजेंस प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑफ द थियरी ऑफ लाइट। ठीक है, वेव थियरी ऑफ लाइट, यानी हाइजेंस ने जो वेव थियरी दिया था, लाइट का वेव जो थियरी दिया था, उसी के बेस पर उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया और दो चीजों को डिफाइन करने का प्रयास किया। पहला दिया कि एक्सप्लेन द प्रोपगेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी जब वेव फ्रंट प्रोपगेट होता है तो किस उसकी मीडियम में पोजीशन क्या है, इसको एक्सप्लेन किया। दूसरा ये बताया कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स प्रोपगेशन, और यानी पहला ये बताया कि किसी वेव फ्रंट की पोजीशन किसी मीडियम में क्या होता है, वेव से जब प्रोपगेट करता है। दूसरा ये बताया कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हमको वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेव फ्रंट की पोजीशन क्या है, तो उसको हम
फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने के लिए आपका हाइजेंस ने प्रिंसिपल दिया। तो वेव फ्रंट की पोजीशन मीडियम में और दूसरा किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर वेव फ्रंट की पोजीशन फाइंड करनी है, इन दो चीजों को एक्सप्लेन किया, जिसमें पहला आपका है कैन बी स्टेट दैट, देखिए इसके आधार पर उन्होंने क्या स्टेट दिया है, देखिए दिया कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच इज सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स विच इमिट्स ए न्यू वेव्स इन ऑल डायरेक्शन, दीज वेव्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए सेकेंडरी द्वितीयक तरंगिकाएं, ये जनरली आपके क्वेश्चन आते हैं, ये जनरली सेकेंडरी वेवलेट्स का डिफिनेशन सामान्य तौर पे आता है। और इसका पहला जो थियरी यही है, प्रिंसिपल यही है कि हर पार्टिकल जब मीडियम में किसी मीडियम में जो वेव फ्रंट होता है, किसी मीडियम का हर वेव फ्रंट एक नई वेव्स के रूप में काम करता है, यानी नई सोर्स के रूप में काम करता है। इसका पहले का मतलब यह है कि हाइजेंस ने बताया कि अगर किसी मीडियम में कोई वेव फ्रंट है तो एक न्यू सोर्स का काम करता है और उससे भी एक नई वेव्स निकलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो यही कहा है कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच इज सिचुएटेड ऑन द वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स, यानी न्यू सोर्स के रूप में कार्य करता है, विच इमिट्स न्यू वेव्स इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में एक नए वेव्स के रूप में इमिट होता है। और दीज वेव्स आर कॉल्ड, यानी इस वेव्स को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। सेकेंड जो प्रिंसिपल है ये है कि द इनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट शो ए न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम एक सोर्स लेना है, क्या लेना है, एक सोर्स हो गया यस, ये लाइट रे जैसे निकल रही है, ये लाइट रे निकल रही है, ये निकल रही है, मान लेते हैं किसी टाइम t इक्वल टू टी पर, और किस स्पीड से चल रहा है, v स्पीड से। तो किसी पर्टिकुलर टाइम को कितना डिस्टेंस चलेगा, तो उसके लिए पोजीशन देखिए, मान लीजिए यहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया, ये आगे बढ़ना ऐसे शुरू किया, आगे बढ़ना ये ऐसे आगे बढ़ना शुरू किया, तो v स्पीड से चल रहा है, तो कितने टाइम में t, तो कितना डिस्टेंस चला, vt, कितना डिस्टेंस चला, यहाँ से चलना शुरू किया तो कितना डिस्टेंस चला, vt, और vt का यानी vt डिस्टेंस का एक आर्क हम ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, इनवेलप ड्रा करेंगे। ऐसे मान लीजिए दूसरा है, ए भी vt डिस्टेंस चला, इसको भी लेकर हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे। तो यह जो इनवेलप है या न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन को फाइंड करती है, ये फॉरवर्ड है, बाकी बैकवर्ड को अगर हम चाहें तो ऐसे इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड को हम ऐसे इससे मिला देंगे, तो ये अलग अलग आपके वेव फ्रंट हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक न्यू वेव फ्रंट को बता रहा है, क्योंकि जो वेव फ्रंट होता है, जो वेव्स होता है हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसलिए पीछे का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो पोजीशन होगी, यह जो कंडीशन होगी, यह जो स्थिति होगी, ये क्या बताएगा, न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन बताएगा। और उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मान लीजिए सोर्स यस सही से लाइट रे निकल रही है किसी पर्टिकुलर टाइम t इक्वल टू टी पर, हमने यहाँ पे जनरली देख लीजिए, ये आपका पहला आपका वेव से ये चल रहा है यहाँ से, तो क्या करेंगे, t इक्वल टू टी टाइप अगर पोजीशन निकालना है तो v इंटू टी का मतलब ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब v इंटू टी का हम क्या करेंगे, v इंटू टी का एक हमने क्या कर दिया, एक गोला बना दिया, यानी ये v इंटू टी चला, तो इसके लिए क्या कर दिए, हमने एक स्फीयर बना दिया। तो अब इसमें ये जो टार्क यानी ये जो हमने इनवेलप खींचा, ये क्या बताएगा, न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन बताएगा, न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन बताएगा, ये आपका मिड हो गया। तो ये फॉरवर्ड वाला ही मानता, क्योंकि बैकवर्ड वेव से जाता नहीं, हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है, वेव हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है। तो ऐसे मान लीजिए ये पहला आपका हो गया, ये हमने एक इनवेलप ड्रा कर दिया, ये दूसरा आपका है, यहाँ पे भी हमने एक दूसरा ड्रा कर दिया, ये थर्ड है, ऐसे आप ये ऐसे बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है न्यू वेव फ्रंट होता है, और ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, v इंटू टी की, यानी v इंटू डिस्टेंस का एक आर्क अब ड्रा करते जाएंगे। आर्क ड्रा जब करेंगे उसके बाद एक इनवेलप लाइन जब ड्रा करेंगे, तो ये a1 और b1 क्या बता रहा है, न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन बता रहा है, न्यू वेव फ्रंट की पोजीशन बता रहा है इंस्टेंटेनियस t इक्वल टू कैपिटल T पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हाइजेंस का थियरी हुआ और हाइजेंस का प्रिंसिपल हुआ। अब हाइजेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पे, हाइजेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पे हम लोग प्रूव करेंगे क्या, जैसे सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक आपका सोर्स, अब ये भी एक न्यू सोर्स का काम करेगा, क्या है, एक न्यू सोर्स का काम करेगा। तो अब आगे की तरफ जो न्यू होगा, यानी ये जो वेव्स निकलेगी, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। अभी आप बताएं कि हर एक वेव फ्रंट एक न्यू सोर्स का काम करता है और उससे एक नई वेव्स निकलती है, उसी कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कैसे
प्रूव किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, खासतौर से बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो इसको आप विशेष रूप से नोट्स बनाएं और थियरी को लिखने का प्रयास करें, बार बार लिखने का प्रयास करें, तो चीजें याद भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।